नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा तुलसियान और आज एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका गुप्ता, जो कि एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और 10 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इनका हॉस्पिटल बेतिया हाता गोरखपुर में संजीवनी के नाम से है। इनके उपचार से आज तक बहुत सारी स्त्रियां लाभान्वित हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हम आपका स्टूडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि प्लेसेंटा क्या होता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्लेसेंटा जो होता है एक ऐसी संरचना है जो हमारे गर्भाशय में प्रेजेंट होती है और ये हमारे जो गर्भाशय होता है उसकी दीवार से लगी हुई होती है और ये एक कनेक्शन बनाती है। हमारे जो मदर का ब्लड होता है उससे बच्चे के ब्लड के बीच में ये एक कनेक्शन बनाती है। हमारे बच्चे को जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जितने भी उसको सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो सारे इसी प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड से बच्चे के ब्लड में पहुंचते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है वो बच्चे के ब्लड से मदर के ब्लड में इसी प्लेसेंटा के द्वारा जाती है। होता है। और चूंकि हमारा आज का टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया, तो ये क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया एक कंप्लीट टर्म है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जैसे कि हमने जाना प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय के ऊपरी भाग में ना होकर के निचले भाग में जाके लग जाता है। तो इसको अगर हम डिटेल में समझें, जब हमारा प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह से कुछ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है तो उसको हम टाइप 1 या फिर लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। जब हमारा प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह तक पूरा पहुंच जाता है उसको हम टाइप 2 कहते हैं। जब हमारा प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरीके से कवर करता है वो टाइप 4 होता है और जब उसको पार्शियली कवर करता है उसको हम टाइप 3 कहते हैं। जो हमारा टाइप 1 प्लेसेंटा होता है उसको हम लो लाइन प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि उतना सीरियस कंडीशन नहीं है। अच्छा। और टाइप 3 और टाइप 4 जिसमें कि बच्चेदानी के मुंह के पास प्लेसेंटा होता है उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताइए जैसे प्लेसेंटा प्रीविया के लक्षण क्या होते हैं? जैसे एक गर्भवती महिला है उसको ये चीज़ कैसे समझ में आएगी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या लक्षण है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कोई भी जो गर्भवती महिला होती है उसको प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही यानी कि बाद के 3 जो महीने होते हैं जी, उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे मन में सबसे पहले यही संदेह होता है कि कहीं महिला को प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं। साथ ही साथ इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो एक बाउट के रूप में, मतलब अचानक होती है, एकदम गहरी लाल रंग की होती है तथा इसमें जो होता है दर्द नहीं होता इस ब्लीडिंग के अंदर। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी कि ब्लीडिंग का रंग क्या होता है, इसमें क्या गर्भवती महिला को दर्द होता है या नहीं होता है? दर्द नहीं होता है पेशेंट को। ये ब्लीडिंग अचानक होती है और ये ब्लीडिंग कई बार शुरू में तो हल्की होती है, जैसे पहले सबसे पहले पेशेंट को जब ब्लीडिंग हो रही है तो वो हल्की होती है और उसके जो सब्सिक्वेंट बाउट्स होते हैं उसमें पेशेंट को ये ब्लीडिंग जो होती है वो हैवी भी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर ये तो हमने क्लिनिकली पता लगा लिया पेशेंट का कि क्लिनिकली कैसे किन लक्षणों के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रही है, इससे हमें संदेह होता है। लेकिन इसकी जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बनती है वो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में जब प्लेसेंटा हमारा आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है। साथ ही साथ मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगी, जैसे अगर हमने सपोज 20 हफ्ते पे किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें हमारा लो लाइन प्लेसेंटा आया तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद टाइम क्या होता है हमारा बच्चेदानी का जब लोअर सेगमेंट जो होता है, निचला भाग जब वो ग्रो करता है तो वो प्लेसेंटा जो लो लाइन आया हुआ है 20 हफ्ते पे वो 37 हफ्ते तक जाते जाते 90% पेशेंट्स में वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वो प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, बच्चेदानी के ऊपरी भाग में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो मैम आप ये बताइए कि क्या ये बहुत कोई बड़ी बीमारी है, बहुत घबराने वाली बात है इसमें, या मतलब अगर किसी को हो जाता है तो इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ऐसा है कि हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता, बल्कि उसके हमें सोल्यूशन के ऊपर वर्क करना होता है। मैम एक चीज़ और मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसा कारण भी होता है जिसके कारण ये हो जाता है, जैसे औरतें कोई हैवी वेट उठा लेती हैं या कुछ घर के काम ज़्यादा कर लेती हैं? बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कारण उसका, बिल्कुल
देखिए होता क्या है, जब मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा जो प्रीविया है, इसमें जो प्लेसेंटा हमारा बच्चेदानी के ऊपरी भाग में ना होकर के निचले भाग में जा रहा है जी। तो अब इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण ये होता है कि जो हमारा जैसे जैसे बच्चा हमारा ग्रो करता है, आगे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, बच्चा ग्रो करता है, तो बच्चेदानी का जो निचला भाग होता है वो एक्सपेंड करता है, यानी कि फैलता है। लेकिन जो हमारा प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, वो उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाता। जितना एक्सपेंड लोअर सेगमेंट हो रहा है उतना एक्सपेंड वो नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है, वो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। तो उस सेपरेट होने की वजह से वहाँ पे फिर ब्लीडिंग होने लगती है और फिर उस ब्लीडिंग के सब्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि जो बच्चे के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती हैं। जब मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं तो उसको लीकिंग हो सकती है पेशेंट को, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि पानी छूट गया। तो ये हो सकता है, जब पानी छूट जाता है तो पेशेंट को प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं और प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। जी जी जैसे जी। कि कह सकते हैं हम कम समय का बच्चा हो गया या लो बर्थ वेट, फिर वो अलग एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है कि बच्चे का वजन कम है और माँ की जान को भी खतरा है। बिल्कुल सही कहा। फिर वो सारे कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। और जो आपने मेरे से ये सवाल पूछा कि किन किन पेशेंटों में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, मैं इसका भी आपको जवाब दे देती हूँ। ऐसे पेशेंट्स, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है, या फिर ऐसी महिलाएं जो जिनका पहले बच्चेदानी में ऑपरेशन कोई हो चुका है, जैसे जिनका पहले सिजेरियन हो चुका है, मतलब बच्चेदानी में जिनका कट लग चुका है, तो उस ऐसे पेशेंटों में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। या फिर ऐसी महिलाएं जिन्होंने पहले 1 या 2 बच्चे को जन्म दे रखा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मल्टीपैरा बोलते हैं। तो मल्टीपैरा ऐसे पेशेंट्स में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैम ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होता है? नहीं, ऐसा हो सकता है, होने को तो किसी भी पेशेंट में हो सकता है, लेकिन हम जैसे कंपेयर करते हैं कि कौन कौन इसके लिए हाई रिस्क, ज़्यादा रिस्की होता है, जिनकी सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी होती है, तो एक्चुअली क्योंकि उसमें जो लोअर सेगमेंट होता है ना वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तो इस वजह से लोअर सेगमेंट की वैस्कुलरिटी भी, मतलब ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो ऐसी पेशेंट जो मतलब तीसरे और चौथे बार माँ बन रही है, तो उनमें इसके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मैम इसमें बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया अगर किसी को डाउट है, कंफर्म हो गया है अल्ट्रासाउंड में या जो भी, तो उसके बाद फिर जो पेशेंट हैं, जो गर्भवती महिला हैं, उनको किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि अपने हमें स्टार्टिंग में वार्निंग साइंस देती है। वार्निंग साइंस का मतलब ये है कि इसमें जैसे ब्लीडिंग होती है, पहले हल्की ब्लीडिंग होती है और वो ऑटोमेटिकली स्टॉप भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग होती है वो हैवी हो सकती हैं। इसके दौरान जो कि कोई भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है, आपको सतर्क हो जाना है कि इसके बाद भी पेशेंट को इससे भी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही साथ आपको एक वेल इक्विप्ड सेंटर में जाके, अगर ब्लीडिंग होती है तो वेल इक्विप्ड सेंटर में जाके दिखाना है। जैसे कि हमारा सेंटर है, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटी है, ब्लड बैंक की भी फैसिलिटी है, राउंड द 24/7 सिजेरियन फैसिलिटी, हिस्टेक्टोमी फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, तो पेशेंट को जो है आपको बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना है। और साथ ही साथ एक इसमें मैं बात और जोड़ दूँ कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट रात को सोते सोते ब्लीड करने लगती है और पता भी नहीं चलता मरीज को। सुबह आँख खुलती है तो देखती है अपने आप को चारों तरफ ब्लड में पाती। तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी राउंड द क्लॉक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर आप हॉस्पिटल से जब संपर्क कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे पास ये एम्बुलेंस की फैसिलिटी पूरा 24/7 अवेलेबल है। इसके साथ मैं ये बता दूँ, इसमें क्योंकि महिला को ब्लीडिंग होते होते ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उसको अपने आयरन के सप्लीमेंट्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लेने हैं। और साथ ही साथ उसको जो है स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी, हैवी एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह जो कि आप अभी मुझसे पूछ रही थी, वो सब इसमें उसको अवॉइड करनी है। तो मैम ये जैसे जनरली जो गांव की महिलाएं होती हैं, तो वो लोग जैसे इतने अवेयर नहीं होती हैं, तो क्या ये गांव की महिलाओं में ज़्यादा होती है या नॉर्मल एक जनरल डिजीज़ है ये? नहीं, इससे कोई मतलब ऐसा कोई संबंध नहीं है। बस इसमें ये है कि अगर कभी भी किसी भी पेशेंट में ये हो रही है तो पेशेंट अब जिन बातों का मैंने बताया उनकी सावधानी रखें, अपने आयरन के सप्लीमेंटेशन रेगुलर लेते रहें और समय पे अपना इलाज कराएं, अपने रिकॉर्ड्स की फाइल अपने साथ रेडी रखें, अपना जो है एक डिलीवरी का बैग रेडी रखें कि उसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की उसकी फैसिलिटी उसके पास रहें। और हाँ, साथ ही साथ इसमें जो है ब्लड का डोनर जो है आपको एक अरेंज। हाँ मैम, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी कि क्या इसमें ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है महिलाओं? ऐसा है, मैं इसमें एक बात और जोड़ देती हूँ। इसमें ऐसा है कि देखिए जब डिलीवरी होती है
डिलीवरी के दौरान, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया कि प्लेसेंटा जो है गर्भाशय के लोअर सेगमेंट तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग इसमें। डिलीवरी, ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत हैवी ब्लड लॉस होता है। और आफ्टर ऑपरेशन मतलब आफ्टर सिजेरियन पेशेंट हमारी पीपीएच में चली जाती है। पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके। क्योंकि लोअर सेगमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेसेंटा उसी में लगा हुआ है। जी। तो इसमें जो है बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। इसमें हो सके तो अपने एक ब्लड डोनर की, बिल्कुल जिनका पहले से अरेंज करके रखें। तो ये आपको सावधानी लेनी है। इस कंडीशन से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इसका सामना करें और अच्छे इसके बारे में जानकारी का इसका लाभ उठाएं। और पेशेंट को बिल्कुल भी, जो आप जिस पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हो रहा है, उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। हमेशा एक असिस्टेंट या अटेंडेंट उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करें जी। और अपनी प्रेगनेंसी के सफ़र को आनंदपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाएं। और एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में पूरी तरीके से सफल हो सकती है। जो बातें मैंने बनाई उनका अगर ध्यान महिला रखती है तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। जनरली महिलाएं इस जो ये बीमारी है प्लेसेंटा प्रीविया की, उससे इतना अवेयर नहीं होती हैं, पर डॉक्टर साहब चूँकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी महिलाओं को जागरूक करने का भी कार्य कर रही हैं कि जो महिलाएं आती हैं, पेशेंट जो आते हैं और उनके साथ जो रिश्तेदार आते हैं, उनको मैम हमेशा ये सलाह भी देती हैं कि आप अपने आसपास वालों को जागरूक करें किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी स्त्री रोग के लिए। और मैम का सेंटर 24/7 चलता है। आप किसी समय भी दिए गए कॉन्टैक्ट पे अपना आप कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैम के पास हर तरह की सुविधा है संजीवनी हॉस्पिटल में। तो मैम आप आज हमारे साथ आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी सीखी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।